आप लगे पड़े आपकी सीट से नहीं कौन सा नंबर सीट ठीक है, फुल स्क्रीन पर आ गया उत्तम जी। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। स्वागत है सर। हाँ, फुल स्क्रीन पर आ गया ना? जी 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 सर। ओके, जैसे दूसरी स्लाइड चेंज हो तो जरा दोबारा एक बार कंफर्म कर लेना जी कि स्लाइड चेंज होती है या नहीं। जी जी सर जी। तो सर्वेभ्यो नमो नमः। कोई औपचारिकता न करते हुए, क्योंकि काफी समय आगे निकला है और मुझे जो आज आपके सामने प्रस्तुत करना है वो पाठ संपादन की षड्विध पद्धतियां, इस विषय पर मैं मेरी बात करने जा रहा हूँ। अद्यावधि आपने प्राचीन भारत की भिन्न भिन्न प्रदेशों की ब्राह्मी से लेकर ग्रंथ, शारदा इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की। तो किसी को भी यदि पांडुलिपि का संपादन करना है तो उसकी जो पूर्व सज्जता होती है, उस पूर्व सज्जता के रूप में सबसे पहले तो डिसाइफरमेंट ऑफ ओल्ड स्क्रिप्ट, प्राचीन काल की लिपियां आपको पढ़ना सीखना चाहिए। दूसरा है अपेक्षित आपके पास संस्कृत और पाली प्राकृत का सम्यक ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि संस्कृत के छात्र को बिना प्राकृत काम चल जाएगा, या प्राकृत का कोई स्टूडेंट है तो उसको बिना संस्कृत काम चल जाएगा। एज ए ओरिएंटल सब्जेक्ट we are supposed to know all these three classical languages, that is Sanskrit, Pali and Prakrit। ये तीनों मिलकर प्राच्य विद्या में हम कुछ काम कर सकते हैं। और लिपि ज्ञान दूसरे पायदान पर भाषा का ज्ञान और तीसरे पायदान पर विषय का ज्ञान होना चाहिए। अलंकार शास्त्र का अभ्यासी कोई न्याय शास्त्र की पांडुलिपि का संपादन करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको अपने विषय की ही पांडुलिपि लेकर काम करना चाहिए। तो लिपि ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान और अपने विषय का ज्ञान, ये पूर्व अपेक्षित चीज है। उसके बाद आती है संपादन की प्रविधि और संपादन के सिद्धांत। तो इस क्रम से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया कि अद्यावधि आपका लिपियों के ज्ञान के साथ आपको यज्ञोपवीत पहनाई गई है, शिक्षित दीक्षित कर लिए हैं आपको। तो हम अब सेकंड स्लाइड पर जाते हैं। स्लाइड चेंज हो गई, स्लाइड चेंज हुई जी सर, स्लाइड चेंज हो गई ना? अच्छा, आगे और हम थोड़ा आगे बढ़ गए। हाँ ठीक है, प्राच्य विद्या वाली स्लाइड आ गई, नंबर 2। ओके, हाँ, तो इंडोलॉजिकल स्टडीज के अंदर जो नवजागरण हमारा हुआ है वो 1784 में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। उस समय पर अंग्रेज शासन का प्रारंभ काल था और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल की स्थापना हुई और वहीं से एशियाटिक इंस्टीट्यूट के वॉल्यूम निकलने लगे। और 1784 के बाद 5 वर्ष के बाद सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम बार अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया और सारे विश्व में, विशेष करके पश्चिमी जगत में संस्कृत की महत्ता, भारत की महानता उजागर होने लगी। और उसके साथ साथ हमारे देश की पांडुलिपियों का भी विदेशों में निर्गमन शुरू होता है। यहाँ से अंग्रेज लोग अत्यंत मूल्यवान चुन कर अच्छी से अच्छी पांडुलिपियां समग्र देश के विभिन्न कोने से इकट्ठा करके अपने वहाँ लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में ले जाना शुरू करते हैं। और वहीं पर जर्मन स्कॉलर भी आते हैं, वो भी उन पांडुलिपियों का अभ्यास करते हैं।
नव जागरण शुरू होता है। इस वर्ष को हमें ध्यान में रखना है। और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतल का अंग्रेजी अनुवाद निकलने के बाद वो बंगाली मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर अंग्रेजी अनुवाद किया था, लेकिन रियल साइंस में जो क्रिटिकल एडिशन ऑटो बॉटलिंग ने बनाई 1842 में, तो वो देवनागरी संस्करण था। और उसके बाद 1849 में मैक्स मुलर ने 12 पांडुलिपियां लेकर ऋग्वेद संहिता का सायण भाष्य के साथ संपादन किया और उन्होंने समीक्षित पाठ संपादन के सिद्धांत देना शुरू किए। ये बहुत आरंभ काल की बात है। अभी तक भारत देश में महाभारत की क्रिटिकल एडिशन का कार्य शुरू नहीं हुआ था। ये 1919 में होता है। उसके पहले की ये, जिसको हम प्राक-उशक काल कह सकते संस्कृत विद्या का, ये वो समय है। तो मैक्स मुलर जी ने अपनी लंबी चौड़ी प्रस्तावना में 2-3 बात महत्वपूर्ण कही है, जिसके साथ आधुनिक पाठ संपादन का भी है। तो में have some distinction between scribal error and a full variant. लिपिका के आगे से हो वो अशुद्ध क्या चीज है तो हम सार्थक पाठांतर कहेंगे। उन दोनों में विवेक करना। में स्क्रिबल एरर को आप न लिखे, केवल सार्थक पाठांतर को ही उद्धृत करे, ऐसा उनका एक अपना निजी अभिप्राय था। यद्यपि उस अभिप्राय प्रोफेसर नंदरगीकर एवं राजेंद्र लाल मित्र ने कुछ आपत्तियां, इसीलिए फुटनोट में अशुद्धि को भी लिखिए, ऐसे दो मत उन्होंने पांडुलिपियों का वंशवृक्ष सोचने के तर्क भी प्रस्तुत किए मैक्स मुलर ने। जैसे कि जिन पांडुलिपियों में एक समान अशुद्धि हो, एक समान होगी, कॉमन स्क्रैबल एरर लीड्स टू द कॉमन सोर्स। किसी एक में जो अशुद्धि होगी तो उनमें से अवतरित हुई उनका प्रतिलेखन करके जो दूसरी वही अशुद्धि रिपीट होगी। तो समान अशुद्धि के आधार पर हम समान पूर्वज प्रति का पाठ अनुमित कर सकते हैं। उसी तरह से जिन पांडुलिपियों में एक समान लुप्तांश मिलते हो, खंडित भाग मिलता हो, उनकी भी पूर्वज प्रति एक समान रहे। ऐसे कुछ तर्क किए, इसके आधार पर हम पांडुलिपियों के पारस्परिक, ये बात उन्होंने हम कही थी। वहीं से भारतीय पाठालोचना का आरंभ होता है, उदय होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यद्यपि विदेशों में ये घटना के पाठोद्धार के या जो विवाद का बिंदु था वो यह था कि कैथोलिक संप्रदाय there are 3 chapters in the Bible. न्यू टेस्टामेंट में 73 प्रकरण आए हुए हैं। उसके अपोज में जो जर्मन स्कॉलर्स ने कुछ छानबीन करके एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनों का एक समुदाय शुरू हुआ। उन प्रोटेस्टेंटों ने बताया कि नहीं, देयर आर ओनली 66 चैप्टर्स इन न्यू टेस्टामेंट, यानी कुछ भाग को प्रक्षिप्त इंटरपोलेटेड घोषित किया, जिसके कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के बीच में बड़ी बहस हुई और होली क्रूसेड्स के नाम पर रक्तपात, तो इस तरह कुछ टकराव भी होने लगे। धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ किसी की भी भावना आहत होती है और उनमें से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, किसी ग्रंथ को जलाने की बात भी शुरू हो जाती है। पाठालोचना की आवश्यकता
का के लिए कहाँ कितना प्रदूषित पाठ लगे तो हमें यानी यूनिवर्सिटी कक्षा इसलिए ये पाठालोचना इस नए संदर्भ में भी समीक्षा संस्करण ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका भी एक पूर्व वो भी हमें जानना चाहिए क्योंकि भारतीय पाठालोचना का उदय एक तरह से सब विषय नहीं लेकिन इसके बिना ही नहीं तो 11वीं इंटरनेशनल 1897 में विंटरनिस ने कहा था कि